क्या आपको लगता है कि एसएससी एमटीएस का मतलब सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ या छोटे मोटे काम होता है? अगर हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस एक एग्जाम को निकालकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में एक इज्जतदार और परमानेंट नौकरी पा सकते हैं। और हाँ, सिर्फ एमटीएस नाम है और फैसिलिटीज और प्रमोशन के बाद जो करियर ग्रोथ मिलती है वो आपको हैरान कर देगी। सिंगल वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के पूरे करियर रोड मैप को रिकॉर्ड करने वाले हैं। सेशन 1 और सेशन 2 का नया सिलेबस क्या है, XYZ सिटीज के हिसाब से आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, हवलदार और एमटीएस का असली काम क्या होता है और प्रमोशन की क्या स्ट्रेटेजी होती है, सब कुछ एकदम डिटेल में। सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो आपको पूरी तरह मोटिवेट और पूरी तरह इन्फॉर्मेशन से भर देगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका वर्क प्रोफाइल ऑफिस वर्क होता है। एक ही टेबल पर बैठ के एसी रूम में बैठ के फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑफिस मेंटेनेंस, क्लरिकल सपोर्ट, कंप्यूटर ऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, ऑफिस सिक्योरिटी, प्रेमिसेस अपकीप, स्पेशलाइज्ड टास्क। तो चलिए बात करते हैं हवलदार के वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई बंधु फौज पुलिस में जाना चाहते हैं पर किसी वजह से नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए ये हवलदार की पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको वर्दी मिलती है जिस वर्दी में आप हमेशा रहते हैं और उसी वर्दी में आप पेट्रोलिंग करते हैं, असिस्ट करते हैं सीनियर ऑफिसर्स को और फिजिकल टास्क करते हैं जैसे कि सिक्योरिटी लगाना, हटाना, सिक्योरिटी को मैनेज करना। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होती है। तो इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्ट, हवलदार की पोस्ट सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और हवलदार सीबीएन में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में। इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर आपको पोस्टिंग मिलती है। और बात करें एमटीएस की पोस्टिंग की, तो इसकी पोस्टिंग तो आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, आपको रूरल एरिया से लेकर हाईटेक सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकती है। और बात करें वर्क एरियाज की, तो वर्क एरियाज होता है मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, डिपार्टमेंटल ऑफिसेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। चलिए बात करते हैं इसके सैलरी ब्रेकडाउन के बारे में। तो दोस्तों हवलदार हो या एमटीएस, बेसिक पे दोनों की 18,000 होती है और डीए, एचआर, टीए वगैरह सब मिलाकर ग्रॉस मंथली सैलरी बनती है आपकी। एक्स सिटीज में 36,540, वाई सिटीज में 30,940, जेड सिटीज में 29,140। उसमें से सब कुछ कट कटा के आपके हाथ में इन हैंड सैलरी अप्रोक्स आती है। एक्स सिटीज में 32,000 से लेकर 33,500 तक, वाई सिटीज में 27,500 से लेकर 28,500 तक, और जेड सिटीज में 25,500 से लेकर 26,500 तक। ये रहा आपके सामने सिटी क्लासिफिकेशन का। इसमें आप देख सकते हैं कौन सी सिटी एक्स सिटी में आती है, कौन सी वाई में, कौन सी जेड सिटीज। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी मिलने वाली फैसिलिटीज और पर्क्स के बारे में। जहाँ दोस्तों फैसिलिटी इसकी किसी भी एक बड़े क्लर्क से कम नहीं है। मेडिकल हेल्थ मिलती है जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी बड़ी बड़ी स्कीम्स में फायदा मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन का भी खर्चा सरकार आपको देती है। लीव एंड ट्रेवल मिलते हैं, पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल का खर्चा भी दिया जाता है साल में एक बार। और हाउस रेंट मिलता है दोस्तों। और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी होती है। पेंशन होती है इसकी एनपीएस के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी ड्यूटी टाइमिंग और वर्किंग डेज के बारे में। तो ड्यूटी टाइमिंग इसकी फिक्स होती है 9 से 5:30। वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे यानी कि वीकेंड आपके ऑफ होते हैं, सैटरडे टू संडे। चलिए बात करते हैं हॉलीडेज के बारे में। तो ऑल नेशनल हॉलीडेज पर ऑफ होता है। कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्जेंट लीव और अर्न लीव एज पर रूल्स आपको मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उसके करियर रोड मैप के बारे में। एमटीएस में लगने के बाद जिंदगी भर एमटीएस बने रहने की जरूरत नहीं है। जहां दोस्तों आप एमटीएस बनते हैं उसके 3 से 5 साल बाद आप एक एग्जाम देते हैं, जिसके बाद आप सीधे टैक्स असिस्टेंट या फिर एलडीएस लोअर डिवीजन क्लर्क बन जाते हैं। जहां दोस्तों ये वही लोअर डिवीजन क्लर्क है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी सैलरी भी काफी शानदार होती है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसके बारे में एक नई वीडियो बना दूंगा। 3 साल बाद आप एक और एग्जाम के थ्रू इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर जिसका 4600 ग्रेड पे होता है। तो बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम क्यों जरूरी है, क्यों ये गेम चेंजर होते हैं। LDCE तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनमें ना तो कोई आउटसाइड कंपटीशन होता है, रॉकेट स्पीड प्रमोशन मिलता है, एग्जाम पैटर्न आपके ऑफिस रूल्स के हिसाब से होता है और एज एडवांटेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, जनरल के लिए एज लिमिट होती है 18 से 25, कुछ पोस्ट के लिए होती है 18 से 27। वहीं जनरल के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, PWBD के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरीज के लिए एज पर रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं बात करें हम इसके फिजिकल टेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट्स को वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट्स में, साइकिलिंग करनी होती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। वहीं फीमेल्स के लिए वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। इसका काफी सिंपल सा फिजिकल टेस्ट होता है और ये फिजिकल टेस्ट एमटीएस के लिए नहीं होता, सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट देना होता है। अगर आप एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं देना। वहीं अगर हम बात करें इसकी हाइट वेट क्राइटेरिया के बारे में, तो हाइट इसकी मेल के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब आपने सारी सुख सुविधाएं तो इसकी जान ली, पर इसमें जाना कैसे है, इसे पाना कैसे है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका CBT एग्जाम होता है। उसके बाद जिसने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका फिजिकल टेस्ट होता है और जिसने नहीं किया, जो सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट होता है। तो बात करें हम इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आप सिर्फ 10th
पास होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी डिग्री होल्डर हो सकते हो और मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th पास है। यहाँ दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस नौकरी को पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न काफी सिंपल है। सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन में 90 मिनट में सेशन 1 और सेशन 2 होते हैं। सेशन 1 45 मिनट का और सेशन 2 भी 45 मिनट का ही होता है। सेशन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलती है। वहीं बात करें अगर हम सेशन 2 की, तो ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेरिट सेशन 2 के एग्जाम से ही लगती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हर एक गलत आंसर पे 1 नंबर काट दिया जाता है। दोस्तों सेशन 1 भले ही अपने आप में क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर जब सेशन 2 में किसी भी 2 बच्चों के नंबर सेम होते हैं तब उसमें सेशन 1 चेक किया जाता है कि किसके सेशन 1 में ज्यादा नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि इसकी टोटल टाइमिंग 90 मिनट होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों सेशन 1 में आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं। 120 होते हैं सेशन 1 में, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। वहीं बात करें अगर हम इसके सेशन 2 के एग्जाम पैटर्न की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जीके आती है। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन और जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 150, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। वहीं अगर हम बात करें पूरे इस एग्जाम में 90 क्वेश्चन होते हैं जो कि 270 मार्क्स के होते हैं, पर आपकी मेरिट हमेशा 150 में से ही लगती है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सेशन 1 का सिलेबस आपके सामने काफी सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फॉलोइंग डायरेक्शन, जंबलिंग एंड वेन डायग्राम। वहीं बात करेंगे हम मैथ के सिलेबस की, तो नंबर सिस्टम एंड डेसिमल, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट एंड एवरेजेस, अरिथमेटिक ऑपरेशन, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन एंड डाटा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेशन 2 के सिलेबस के बारे में। तो जीके का सिलेबस आपके सामने है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। वहीं बात करेंगे हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड करेक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर डिटेक्शन। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है। तो उम्मीद है दोस्तों अब कोई भी आपके मन में डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इस डाउट पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप सबकी वीडियो लाइक करते हैं, प्लीज मेरी भी वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जिस तक वीडियो पहुंचानी है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।